मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार बिश्नोई अपने पुराने टॉपिक एग्रोनॉमी एक सीरीज है जो लेक्चर्स की, उसी लेक्चर के नेक्स्ट टॉपिक पे आज हम बात करते हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में अपनी बात की थी कि फसल क्या है और फसलों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है और कितने प्रकार का वर्गीकरण होता है। उम्मीद है आप उस सबको अच्छे से समझ चुके होंगे। उसी के आधार पर अब ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फसल चक्र। चक्र से आप धीरे से समझ गए होंगे। जब चक्र की हम बात करते हैं तो चक्र को एक गोल चीज जैसी दिखाई देती है, हिंदी में जिसको पहिया बोलते हैं। तो ऐसे ही एक पहिया है, एक चक्र है। किसका? फसलों का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई फसल इस चक्र में यहाँ है, कोई फसल इस चक्र में यहाँ है, कोई फसल चक्र में यहाँ हो सकती है और कोई फसल चक्र में यहाँ हो सकती है। ये फसल 1 भी हो सकती है, फसल 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। ये हर क्षेत्र का एक अलग कैसा वातावरण है, सिंचाई की सुविधा क्या है, वहाँ लेबर कैसी है और बाजार किस तरह का उपलब्ध है, खाद उर्वरक की उपलब्धता है या नहीं है। ये कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर हम ये निश्चित कर पाते हैं कि किसी फसल चक्र में कितनी फसल होगी। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि फसल चक्र है क्या। हमने 2 चीज जानी कि 2 चीजों से मिलकर बना है, एक है फसल और दूसरा है उसका चक्र। तो ये 2 शब्दों का एक मेल है, फसल चक्र। अब इसको आप एक साधारण शब्दों में ऐसे समझिए कि एक निश्चित क्षेत्रफल है। मान लीजिए ये एक खेत है जिसका नाम ए है। ये हो सकता है 1 हेक्टेयर का हो, 1 हेक्टेयर का एक खेत है, क्षेत्रफल का है। और इस क्षेत्रफल में या इस खेत में हमें 4 फसल बोनी है। तो चार फसलों को एक साल में बोना है। तो हमारी क्या चीज होगी? एक हो गया क्षेत्रफल, दूसरा हो गया हमारा फसलों की संख्या और तीसरा हो गया समय अर्थात वर्ष के 1 वर्ष है, 2 वर्ष है। तो ये 3 चीज हमारी इस पूरे की परिभाषा देने के लिए बहुत आवश्यक है। तो आइए इसकी परिभाषा को बनाते हैं। एक निश्चित क्षेत्रफल पर निश्चित समय में फसलों को इस प्रकार अदल बदल कर बोना, हमने ये बोई अदल बदल कर बोना कि मिट्टी की ताकत या उर्वरा शक्ति बनी रहे, तो उस प्रक्रिया को फसल चक्र कहते हैं। या इसको ऐसे कहें, रिकरेंट सक्सेशन ऑफ क्रॉप विदाउट एल्टरिंग द सॉइल फर्टिलिटी, कि मृदा की उर्वरता को बिना प्रभावित किए फसलों का एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी उगाना, इस पूरे चक्र को, इस प्रक्रिया को हम फसल चक्र कहते हैं। तो फसल चक्र हम किसको बोलते हैं कि फसलों को इस प्रकार अदल बदल कर एक निश्चित क्षेत्र और निश्चित समय में, वो समय हमारा 1 साल हो सकता है, 2 वर्ष हो सकता है, 3 वर्ष हो सकता है, कुछ भी हो सकता है समय। तो उस पूरी प्रक्रिया को हम फसल चक्र कहते हैं। तो इसको परिभाषा के अगर लिखना हो तो क्या होगा? एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय अवधि में फसलों को इस प्रकार अदल बदल कर बोना कि मृदा की उर्वरता बनी रहे तथा अधिकतम लाभ
प्राप्त हो सके, प्राप्त हो, उस प्रक्रिया को फसल चक्र कहते। अब हमने जान लिया कि एक निश्चित क्षेत्र होगा, एक निश्चित समय होगी, अवधि होगी उसकी, और उसमें उस अवधि में उस खेत में फसलों को अदल बदल कर बोना है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। तो उस पूरी प्रक्रिया को क्यों बोना है कि मिट्टी की ताकत बनी रहे तो और अधिकतम लाभ में मिले। तो मिट्टी की ताकत बनी रहे, अधिकतम लाभ हो और एक निश्चित क्षेत्रफल में फसलों को अदल बदल के बोने के काम को या क्रिया को फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन कहते हैं। रिकरेंट सक्सेशन ऑफ क्रॉप विदाउट अल्टरिंग द सॉइल फर्टिलिटी ऑन ए डेफिनेट टाइम एंड डेफिनेट एरिया, इट नोन एज क्रॉप रोटेशन। इसको आप ऐसे कह सकते हैं। अब जब हम फसल चक्र की बात कर रहे हैं, हमने इसको परिभाषा को जान लिया फसल चक्र की, तो अगली बात समझ में आती है, यह प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है कि आखिर हम फसल का चुनाव कैसे करेंगे, फसलों को चुने कैसे। हमने कहा कि अदल बदल के बोना है फसल को, बिल्कुल सही बात है, लेकिन किस आधार पर अदल बदल के बोना है। कोई पैरामीटर होंगे, कुछ गुण होंगे, तो वो जो गुण हैं उन्हीं गुणों को हम बोलते हैं फसल चक्र के सिद्धांत। फसल चक्र के सिद्धांत, अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप रोटेशन। फसल चक्र के क्या सिद्धांत हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइए अब एक एक करके इसके सिद्धांतों की बात करते हैं कि किन आधारों पर किसी फसल को चुना जाए। तो पहला सिद्धांत सबसे पहला है कि गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसलें उगानी चाहिए। पहला सिद्धांत यह है कि जिनकी जड़ें गहरी हैं, उसके बाद कैसी जड़ों को उगाएं, जिनकी जड़ें कम गहरी हैं। ऐसा समझते हैं कि मान लीजिए एक पौधा, ये मृदा सतह है, ये क्या है, मृदा सतह है। इसमें एक ही पौधा है हमारा, इसकी जड़ें हैं। एक दूसरा पौधा है, एक की जड़ें ऊंचाई तक है, दूसरी की जड़ें गहराई तक है। तो यही बात कह रहे हैं कि गहरी जड़ वाली फसल के बाद उथली जड़ वाली, या उथली जड़ वाली फसल के बाद गहरी जड़ वाली। अब मान लीजिए एक पौधा ये था, इसकी जड़ भी गहरी है, तो हमने कहा गहरी जड़ वाली फसल के बाद उथली जड़ वाली। अब क्या होगा कि ये पौधा अपने पोषक तत्व इस एरिया से लेगा और ये पौधा अपने पोषक तत्व कहां से लेगा, इस एरिया से। जब ऐसे पौधों के बाद इस तरह के पौधे उगाए जाएंगे, उसके बाद फिर गहरी जड़ वाली आएगी, तो ये फिर भी कहां से लेगा, गहराई से लेगा। तो क्या हुआ देखिए आप, पोषक तत्व ग्रहण करने के दो लेवल बन गए, ये हो गया ए लेवल, ये हो गया बी लेवल। ये पौधे गहराई से पोषक तत्व लेंगे, एब्जॉर्प्शन लेंगे, ये पौधे भी, लेकिन जो बीच में हमने फसल उगाई कम गहरी जड़ वाली, वो ऊपर से लेगी। तो पोषक तत्वों के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए कोई भी कंपटीशन किसी फसल में नहीं होगा। अर्थात जब कंपटीशन नहीं होगा तो क्या मतलब हुआ इसका, कि सभी पौधों को, सभी फसलों को पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलेंगे। यह है पहले सिद्धांत कि हम क्यों उगाएं गहरी जड़ वाली के बाद कम गहरी जड़ वाली। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक है ऐसे ही, दूसरा सिद्धांत है अधिक सिंचाई चाहने वाली फसलों के बाद
कम सिंचाई चाहने वाले, कम सिंचाई आवश्यकता वाली फसल उगाएं। क्या मतलब हुआ इस बात का कि पहले हमने ऐसी फसल उगाई जिसको ज्यादा सिंचाई या ज्यादा पानी की आवश्यकता थी, और उसके बाद कैसी फसल उगाएं जिसे कम पानी की आवश्यकता है। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि देखिए पानी हम लेते हैं, ये मृदा सतह है, पानी कहाँ होता है, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड वाटर होता है? कुछ पानी यहाँ होगा, कहीं पानी यहाँ होगा, कहीं पानी यहाँ पर होगा, कहीं पानी यहाँ होगा, अलग अलग, हर क्षेत्र का वाटर लेवल अलग अलग होता है। जब हम ज्यादा पानी वाली फसलें उगाएंगे जिन्हें ज्यादा सिंचाई की जरूरत हो, जैसे धान है, गन्ना है, तो वो पानी कहाँ से लेंगे हम, मिट्टी से नीचे से उठाएंगे ट्यूबवेल के द्वारा, यही तो होगा। तो मिट्टी के नीचे का पानी धीरे धीरे कम होगा। तो हमने एक फसल ऐसी उगाई जिसको ज्यादा पानी चाहिए, तो पानी हमें नीचे से भी मिला और जो बरसात होती है उससे मिला। दूसरी फसल हम ऐसी उगाई जिसको कम पानी की जरूरत हो, तो जब कम पानी की जरूरत होगी तो उस बीच में जितनी बरसात होगी वो बरसात का पानी मिट्टी में नीचे चला जाएगा, और मिट्टी के नीचे वाला जो पानी है उसका लेवल हमेशा अच्छा बना रहेगा। और यदि हम इसका उल्टा करते हैं कि पहले भी हमने जो फसल उगाई वो भी अधिक चाहने वाली, पानी चाहने वाली थी, उसके बाद जो फसल उगाई वो भी ज्यादा पानी चाहने वाली है, तो क्या होगा, हमारी मिट्टी का वाटर लेवल धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। और नीचे जाने से क्या होगा कि थोड़े समय बाद ही, 3-4 साल बाद ही ट्यूबवेल, नलकूप ये सब फेल होने लगेंगे, जैसा कि पंजाब में हुआ है। वहाँ किसान धान को 2 ऋतुओं में उगाने लगे थे, जायद ऋतु में भी और खरीफ ऋतु में भी। अब वहाँ इतना पानी गहराई में पहुंच गया जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने वहाँ बैन लगा दिया है कि जायद ऋतु में कोई धान नहीं उगाएगा। उत्तरांचल में उगाया जाने लगा है, काशीपुर, रुद्रपुर, ये जो पूरी बाजपुर बेल्ट है, यहाँ पर जो तराई क्षेत्र है उत्तराखंड का, वहां पर फरवरी में लोग धान बोना शुरू कर देते हैं और जून जुलाई में काट लेते हैं, जुलाई में फिर दोबारा धान बोते हैं। तो जो फरवरी मार्च वाला धान है, जायद ऋतु वाला है, इसमें पानी इतना चाहिए होता है पौधे को, तो वहां पे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, लेकिन कुछ लोग चोरी छुपे उसको आज भी उगाते हैं। तो इसलिए अधिक सिंचाई चाहने वाली फसल के बाद कम सिंचाई चाहने वाली फसल बोनी चाहिए। तीसरा सिद्धांत क्या है कि अधिक उर्वरक तथा खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम उर्वरक की आवश्यकता वाली फसलें उगानी चाहिए। पहली फसल हमने ऐसी उगाई जिसमें बहुत खाद चाहिए, जैसे गन्ना है, आलू है, कपास है, इनमें खूब खाद चाहिए। तो इसके बाद हम कैसी फसल उगाए जिसमें बहुत कम उर्वरक, जैसे चना है, मसूर है, मूंग है, उड़द है। तो फिर हमें ऐसी फसलों के बाद जिनमें ज्यादा खाद उर्वरक की जरूरत है, तो उसके बाद हम उन फसलों को उगाए जिसमें कम खाद तथा उर्वरक की जरूरत हो। ऐसा क्यों करते? ऐसा इसलिए कि यदि हम मिट्टी में ज्यादा बार बार यूरिया, डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिंक सल्फेट ये डालते जाएंगे तो जो मिट्टी का वातावरण है, जो मिट्टी के नीचे कई सूक्ष्म जीव हैं जो काम करते हैं किसान के हित में, वो सब प्रभावित होने लगेंगे और मिट्टी की ताकत धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। जितने ज्यादा रसायन मिट्टी में डालेंगे हम, मिट्टी की गुणवत्ता या क्वालिटी उतनी ही खराब होगी। तो इसलिए एक फसल हम ऐसे उगाते हैं जिसमें थोड़ा ज्यादा खाद उर्वरक चाहिए, तो उसके बाद हम ऐसी फसल उगाते हैं जिसमें कम खाद या उर्वरक चाहिए, जिससे बैलेंस बना रहे, संतुलन बना रहे। चौथा सिद्धांत क्या कहता है कि अधिक कीट तथा बीमारी, कुछ फसलें ऐसी हैं जिनमें ज्यादा कीट और ज्यादा बीमारियां लगती हैं, तो अधिक कीट बीमारी होने वाली फसलों के बाद कम कीट बीमारी होने वाली फसलों को उगाना चाहिए। अर्थात ऐसी फसलें उगानी चाहिए पहले जिसमें या तो कम कीट लगते हैं
तो उसके बाद हम ऐसी फसल उगाएं जिनमें ज्यादा कीट बीमारियां लगती हैं। तो किसान को हर बार कीट और बीमारियों से बचाने के लिए जो स्प्रे करना पड़ता है, जिसमें पैसे खर्च होते हैं, किसान की लागत बढ़ती है, तो वो एक बैलेंस बना रहेगा उससे कि एक में हमारे कुछ पैसे ज्यादा खर्च हो गए, उससे लाभ भी अधिक मिला, लेकिन दूसरी फसल हमने ऐसी उगाई जिसमें कम रसायनों का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि उसमें कम कीट और बीमारी लगते थे। तो ऐसा भी बैलेंस होना चाहिए। इसके बाद और क्या हो सकता है? अधिक लेबर, मजदूरी या मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, हैरो है, कल्टीवेटर, रोटावेटर, इन सब की अधिक, जिस फसल में इनकी ज्यादा जरूरत हो, तो अधिक लेबर और मशीनरी चाहने वाली फसलों के बाद कम लेबर या मशीनरी की आवश्यकता वाली फसलें बोनी चाहिए। ऐसा करना चाहिए कि एक फसल ऐसी हो जिसमें हम ज्यादा ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं, लेबर का अधिक यूज कर रहे हैं, निकाई गुड़ाई करनी पड़ रही, जैसे गन्ना है, गन्ने में जुताई में बहुत ट्रैक्टर चलता है बहुत बार, फिर उसकी बुआई होती है तब भी ट्रैक्टर से बहुत यंत्र चलाने पड़ते हैं। उसके बाद उसकी खुदाइयां होती बार बार, तो बहुत लेबर लगती है, फिर उसकी गन्ने की छिलाई होगी, उसमें बहुत लेबर लगेगी, फिर वो मिल भेजना पड़ेगा, उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली चाहिए, लेबर चाहिए उसको भरने के लिए। उसके बाद हम कुछ ऐसी फसल उगाएं जिसमें मशीनरी का बहुत कम प्रयोग हो, जैसे चना है, चने में एक बार जुताई, दो बार जुताई की, चना बो दिया, फिर उसमें ट्रैक्टर की कोई जरूरत नहीं, निकाई गुड़ाई हल्की खुरपी से हो जाएगी, तो लेबर ज्यादा नहीं लगेगी। तो एक फसल ऐसी जिसमें इनका प्रयोग ज्यादा, तो उसके बाद दूसरी फसल ऐसी जिसमें लेबर और मशीनरी का प्रयोग कम। और भी और क्या हो सकते हैं और सिद्धांत? वही गहरी जड़ वाली के बाद का अच्छा एक और आया, बहुत महत्वपूर्ण है, जो वो है कि दो फसलों के बीच, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक दलहनी फसल, दलहनी मतलब पल्सेस को उगाना चाहिए। अब बात आती है कि दलहनी में ऐसी क्या बात है कि दो फसलें धान्य हो सकती हैं, जैसे गेहूं, धान, इनके बीच में एक फसल ऐसी हो जो दलहनी। दलहनी कौन सी है? अरहर, उर्द, मूंग, लोबिया, चना, सोयाबीन, ये दलहन है सब। तो दलहनी फसलों, मूंगफली दलहन है, मटर दलहन है, तो ऐसी फसलों के बाद दो फसलों के बीच में एक दलहनी फसल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? देखिए, जो पल्सेस हैं, जो दलहनी फसलें हैं, इनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम ये जीवाणु है, राइजोबियम जीवाणु है, राइजोबियम ये जीवाणु है। और ये क्या करता है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है 78-79%, उस नाइट्रोजन की कुछ गैस को अपनी अंदर फिक्स कर लेता है, स्थिर कर लेता है जड़ों में। और जड़ों में स्थिर कहाँ करता है कि दलहनी फसलों की जड़ों में गांठ होती है, नोड्यूल्स, जैसे जड़ है, ये मान लीजिए जड़ है, तो इन जड़ों में क्या होंगी? इस तरह की गांठें होंगी, ऐसे ऐसे गांठें होंगी, इनमें जीवाणु होगा और ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को इसके अंदर फिक्स कर देगा। जब फिक्स कर देगा तो जब ये जड़ें मिट्टी में जुताई होंगी तो मिट्टी की ताकत इनसे बढ़ जाती है, पौधों को ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन मिलती है आने वाली फसल में, और मिट्टी की क्वालिटी या उर्वरता क्षमता भी बढ़ जाती है। तो ये थे हमारे मेन गुण या मेन सिद्धांत हमारे कि फसल चक्रों में फसल को चुनने के क्या मुख्य मुख्य सिद्धांत हैं। अब बात आती है कि जब हम सिद्धांत भी जान गए कि भाई इन सिद्धांतों का अनुपालन करके हमें फसल का चुनाव करना है, तो जब हम फसल का चुनाव करेंगे इस तरीके से, तो अब बात आती है कि कितने तरह के फसल चक्र बना सकते हैं। तो फसल चक्र हमारे होते हैं एक वर्ष के, एक वर्ष का हो सकता है, 2 वर्ष का हो सकता है और 3 वर्ष वाला भी हो सकता है।
अब इसको जानते हैं कैसे। देखिए, वर्ष का मतलब है 12 महीने, और ये भी हम जानते हैं कि हमारी 3 फसलें हैं, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ हमारी जून से लेके चलती है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक। रबी चलती है हमारी अक्टूबर से लेके जनवरी तक, और फरवरी से लेके मई तक चलती है जायद। तो सबसे पहला सवाल एक कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है कि किसी फसल चक्र में जब हम फसलों को चुनते हैं तो पहली फसल इन 3 ऋतुओं में से कौन सी वाली ऋतु की होती है। तो हमारा इसका आंसर है कि फसल चक्र लिखते समय सबसे पहले जो फसल का नाम लिखा जाएगा वो खरीफ ऋतु की फसल होगी। दूसरे नंबर पे फसल लिखी जाएगी वो रबी ऋतु की होगी, और तीसरे नंबर पे जो लिखी जाएगी वो जायद ऋतु की होगी। तो देखिए बनाते हैं। मान लीजिए आपने पहली फसल ली धान। धान हमारी खरीफ ऋतु में हो गई, तो रबी में हम क्या ले, रबी में मान लीजिए हमने ले लिया चना। चना कट जाएगा मार्च में जाकर के, फरवरी और मार्च में, तो फिर हमने क्या ले ली, फिर हमने ले लिया मान लीजिए मक्का भुट्टे के लिए, या चारे के लिए ज्वार ले ली, या हमने ये नहीं लिया तो हमने ले ली सूरजमुखी। हम ये भी ले सकते हैं। तो ये फसल चक्र, एक खरीफ की फसल, एक रबी की फसल और एक जायद की फसल, ये हो गया हमारा 1 वर्ष का फसल चक्र। अब यदि 2 वर्ष का बनाना हो तो मान लीजिए 2 वर्ष का है, हमने पहले ली ज्वार, खरीफ में ज्वार ली, फिर हमने ले लिया मान लो मसूर रबी में, और जायद में हमने ले ली सूरजमुखी। ये हमारा 1 साल का पूरा हो गया, कॉमा लगाते हैं। फिर दूसरे साल में हमने लिया धान, और धान के बाद हमने ले ली मटर, और मटर के बाद हम बो देते हैं मान लो मक्का। तो फसलें हो गई 6 और साल हो गए 2। ठीक। अब मान लो 3 वर्ष का हमें फसल चक्र बनाना है, तो हमने क्या लिया, सबसे पहले हम खरीफ में मान लीजिए हम मूंगफली लेते हैं। मूंगफली हमने खरीफ में ले ली। फिर इसके बाद हमने क्या लिया, हमने ले लिया रबी में सरसों, और फिर हमने सरसों काटने के बाद बो दिया गन्ना जायद में। अब गन्ना पूरा 1 साल चलेगा। गन्ने के बाद हमने ली गन्ने की पेड़ी, ये भी गन्ने की है, ये भी 1 साल चलेगी। और पेड़ी काटने के बाद हमने क्या ले लिया, पेड़ी काटने के बाद हमने ले लिया उसमें चना। तो ये फसल चक्र हमारा 1 वर्ष का गन्ना, 1 वर्ष की पेड़ी और 1 वर्ष की, तो ये हमारा 3 वर्ष का हो गया। इसी से जुड़ने, ऐसे ही आपका होमवर्क ये है कि आप अपने क्षेत्र में 1 वर्ष के 3-4 फसल चक्र बनाएं, कौन कौन सी फसलें आपके यहाँ उगाई जाती हैं। फिर 2 वर्ष के 1-2 फसल चक्र बनाएं, और फिर 3 वर्ष के 1 या 2 फसल चक्र बना के सीख लें। ये कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि रोटेशनल इंटेंसिटी क्या होती है। ये कंपटीशन में पूछा जाता है, रोटेशनल इंटेंसिटी। इसका फॉर्मूला है कि फसलों की संख्या डिवाइडेड बाय अवधि या वर्ष, कितने वर्ष का है, गुणा 100। अब हम इन तीनों की रोटेशनल इंटेंसिटी निकालते हैं। रोटेशनल इंटेंसिटी, ठीक। देखिए इसकी निकालते हैं। कितनी फसलें हैं, 1 2 3 4 5 6 फसल हैं। कितने साल का है,
2 वर्ष का है गुणा 100, क्या हुआ 2 से काटा 300%। अब 3 वर्ष वाले की निकालते हैं, 1 2 3 4 5/3, 3 साल का है गुणा 100, तो ये क्या हुआ 3 को भाग करेंगे तो 3 घन 3, 2 बचे 3 छंग 18, फिर 2 बचे 3 छंग 18 गुणा 100, यानी कि 166%। तो इसकी जो रोटेशनल इंटेंसिटी एक शब्द है, ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है कि फसल चक्र सघनता, फसल चक्र सघनता क्या होती है। फसल चक्र सघनता फसलों की संख्या को यदि वो कितने अवधि का है, कितने वर्ष का फसल चक्र है, उससे भाग कर दी जाए और 100 से गुणा कर दी जाए तो ये फसल चक्र सघनता हम किसी भी फसल चक्र की निकाल सकते हैं। ये बहुत कंपटीशन में पूछा जाने वाला सवाल। तो देखते हैं, ये 2 वर्ष का हमने फसल चक्र बनाया है, ज्वार मसूर सूरजमुखी धान मटर मक्का, इसकी रोटेशनल इंटेंसिटी क्या होगी। यह फसल चक्र 6 फसलें हैं, 2 वर्ष का फसल चक्र है। जब 2 वर्ष का फसल चक्र है तो इसको जब भाग करेंगे तो ये 300% आ जाएगा। ठीक, अब हम इस 3 वर्ष के फसल चक्र को निकालते हैं। 1 2 3 4 5 फसलें हैं, लेकिन फसल चक्र 3 साल का है, तो 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100, 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 2 बचे, 10 लगाया, 0 बढ़ाया, 20 हो गए, 3 छंग 18, फिर 2 रहे, फिर 3 छंग 18 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 166%। तो आपने देखा यदि वर्ष ज्यादा हैं और फसलों की संख्या कम है तो रोटेशनल इंटेंसिटी कम हो जाएगी। मान लीजिए एक फसल चक्र हम ऐसा बनाते हैं जिसमें पहले हमने धान बोया, धान के बाद हमने बोया सरसों, और सरसों के बाद हमने बो दी मूंग, और मूंग के बाद फिर हमने बो दी थोड़े दिन के लिए लोबिया। मूंग हमने कम अवधि की ली, सरसों कम अवधि की ली, उसके बाद हमने लोबिया बो दिया। ये एक ही साल का है, यहाँ फसल है हमारी 4, वर्ष है 1 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि यहाँ इंटेंसिटी हो जाएगी हमारी 400%। तो रोटेशनल इंटेंसिटी से हमको ये मालूम हो जाता है कि कोई फसल चक्र में उगाने से कितना लाभ है। जितनी अधिक रोटेशनल इंटेंसिटी होती है वो ये दिखाती है कि एक निश्चित क्षेत्रफल का किसान ने कितना अधिकतम उपयोग किया है, उसे हम रोटेशनल इंटेंसिटी से जज कर लेते हैं। तो ये बहुत कंपटीशन में पूछा जाने वाला सवाल है। उम्मीद है आपको इससे पहले वाले लेक्चर और ये भी, अगर इस पे आपके कुछ भी कमेंट्स हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा जो इससे रिलेटेड होगा वो होगा जिसमें हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न, फार्मिंग सिस्टम क्या होते हैं, मिक्स फार्मिंग क्या होती है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। वो भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो टिल दैट थैंक यू वेरी मच।